क्या रामबालक सिंह ने अपने हाथों से किसी का मर्डर किया था? रामबालक सिंह का विभूतिपुर में एक वीडियो वायरल होता है, लड़की के साथ अश्लील वीडियो वायरल होता है। मतलब वो जो आरोप लगाया रामबालक सिंह के ऊपर कि गोली चलाई गई और 4 उंगली में गोली लगती है और चारों उंगली छलनी हो जाता है, उनका वो उंगली बचपन में चारा कल में ही कट गया। शादी की रात थी और जिनके ऊपर अटैक किया गया, रामबालक सिंह बोलते हैं कि पकड़ो पकड़ो इसको, और वो भागता है और फिर उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। अगर आपने 2010 से 2015 तक अच्छा कार्य किया, उसके बेसिस पे, आपके छवि के बेसिस पे 2015 से 2020 तक आपको फिर से विधायक बनाया। अब 2020 में जेडीयू फिर से आपको टिकट देती है। आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा क्या हुआ 2020 में जो रामबालक सिंह इतने ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे थे, उनको 2020 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी जेडीयू अलायंस में थी? कहां पे कमी रह गई थी उस साल? फिर रामबालक सिंह की शादी हुई, लोगों ने इस बात का भी बहुत मजाक बनाया। शादी करना बुरी बात नहीं है, भारतीय समाज में शादी करते हैं लोग। शादी किसी भी उम्र में फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक अच्छा जीवन साथी मिलता है तो शायद इंसान की जिंदगी में थोड़ी हिम्मत आती है। हमें लगता है कि रामबालक सिंह थोड़े टूटे हुए महसूस कर रहे थे, कमजोर हो चुके थे। क्या रामबालक सिंह ने इसलिए जीवन साथी को चूज कर दोबारा, या कोई और बात? रामबालक सिंह के जन समर्थन को देखते हुए अगर कोई और पार्टी रामबालक सिंह को टिकट देती है तो रामबालक सिंह क्या करेंगे? रामबालक सिंह चुनाव हार जाते हैं, रामबालक सिंह घर में बैठ जाते हैं। अफसोस इस बात का था कि अपनों ने खंजर मारा था, अपने ही अलायंस के लोगों ने समर्थन नहीं दिया। उसके बाद रामबालक सिंह की जिंदगी में फिर से एक नया मोड़ आता है। अब रामबालक सिंह को एक बार तो चुनाव हराया गया, उसके बाद रामबालक सिंह को और ज्यादा टॉलरेट करने की कोशिश की गई और ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई। पुराने आपराधिक मुकदमे जो भी थे उनको खोल दिया गया, उनको और ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई। क्या रामबालक सिंह पूरे उस समय टूट गए थे या हिम्मत बची हुई थी? आपका सीधा सीधा कहना है कि विभूतिपुर में रामबालक सिंह को बीजेपी जेडीयू की अलायंस रहते हुए रामबालक सिंह को बीजेपी का समर्थन नहीं मिला विभूतिपुर में। मतलब रामबालक सिंह का कहना है कि विभूतिपुर में 2020 का रामबालक चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि एक तरफ तो लोजपा ने प्रोपेगेंडा किया था पूरे देश में, दूसरा बीजेपी के जो कोर सपोर्टर थे, जो बीजेपी के यहाँ पे आम कार्यकर्ता थे, जेडीयू बीजेपी अलायंस में थी, फिर भी रामबालक सिंह को सपोर्ट नहीं मिला। ये वीडियो इस विभूतिपुर के इतिहास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ये रामबालक सिंह है। रामबालक सिंह को बहुत टॉर्चर किया गया, इस हद तक टॉर्चर कर दिया गया कि लोगों को लगा रामबालक सिंह अब तो आएगा ही नहीं, अब तो हो गया, अब तो उसको हमने बदनाम कर दिया, अब तो फेस मिलाएगा ही नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी रामबालक सिंह दोबारा इस फील्ड में क्यों घूम रहे? रामबालक सिंह जैसे युवा की तलाश कर ही रहा था कि रामबालक सिंह लोजपा के रूप में विभूतिपुर में दस्तक दिया। मुख्यमंत्री जी का फोन आया, रामबालक मुख्यमंत्री जी का फोन आता है और फिर हमारे आदरणीय विजय कुमार चौधरी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय महेश्वर हजारी जी, ये सभी लोगों ने हमको कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपको खोज रहे हैं, एक बार चलिए बात तो कर लीजिए। तो बीजेपी के जितने बड़े छोटे नेता थे विभूतिपुर में वो तो हमारा समर्थन किए ही नहीं। जब हमारा गठबंधन के साथी अगर हमको धोखा देंगे तो हमें तो हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी समूल रूप से, ये तो बहुत बड़ा आरोप है रामबालक। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। विभूतिपुर के लिए ये सच्चाई है कि पूरे विभूतिपुर के छोटे बड़े जितने नेता थे चुनाव के में प्रचार प्रसार में हमारे साथ रहे। अच्छा। लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले उन लोगों ने मैंने तय कर लिया कि अगर हम जदयू को जब तक हराएंगे नहीं तब तक विभूतिपुर भाजपा का सीट बनेगा नहीं। अब हमको साजिश के तहत हम पर कई तरह के मुकदमा कराने का प्रयास किया और उस मुकदमा कराने में सफल भी हुए। और हम जनता के नजर में हम कैसे गिर जाएं, जनता हमको नापसंद कैसे कर दे,
इसके लिए घिनौनी साजिश किया गया और घिनौनी साजिश के बाद फिर हमको मर्डर केस में फंसा दिया गया। वह घटना का मुद्दा ही बोलता है डीएसपी के सामने में कि जब जब रामबालक सिंह बिहार से बाहर चले जाते हैं तो हत्या होती है। वो घटना जो है, उस घटना में तो हम दोनों भाई उस दिन थे ही नहीं। 2 बहन की शादी था और 2 बहन की शादी एक रात था और 2 जगह से बाराती आना था और 2 जगह से बाराती आया। उस बाराती में झंझट होता है, मारपीट होता है और फायरिंग होता है और उसी फायरिंग में गोली लगती है और गोली लगती नहीं है, माने गोली लगने का नाटक करके कहा जाता है कि उनकी जो आदमी अभियुक्त हमको बनाते हैं, जो मुद्दई है, उनको तो बच्चे में चारा कल में उनका हाथ चारों उंगली कट गया। कि जब हमारे दोनों भाई को फंसाया गया तो विदिन कल हो करके हम रोसड़ा में हमारे जो आरक्षी अधीक्षक थे, मैंने डीएसपी, उनके पास हम दोनों भाई एक बार जाते। अच्छा। और हम डीएसपी साहब को प्रणाम करते हैं तो डीएसपी साहब हमको कहते हैं कि मुखिया जी, आपको कैसे हिम्मत हुआ कि रात में गोली चलाते हैं और सुबह में हमारे दरवाजे, हमारे डेरा पर आप आने का, हमारे कार्यालय पर आने का आप हिम्मत रखते हैं। हम पहले रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन 2020 में इतनी बड़ी साजिश हुई हमारे साथ और जब हम हार गए तब तो लगा कि विभूतिपुर से ही इसको विदा कर दिया जाए। अपना सिंघिया घाट का जो फाटक है ये बहुत जाम होता है और हमने देखा है सिटिंग एमएलए को एक बार बोलते हुए इस चीज़ को लेकर, हालांकि उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया विधानसभा में। रामबालक सिंह होते तो क्या करते? सर मान लीजिए अगर आपकी अजय कुमार से मुलाकात अब कभी हो जाए चुनाव से पहले, उन्हें क्या बोलिएगा आप? अभी तो वर्तमान विधायक हैं, हमसे बड़े हैं, हम तो सबसे पहले उनको प्रणाम करेंगे। और बोलिएगा क्या? अब बोलेंगे क्या, वो जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब देंगे। आपका सवाल क्या होगा विभूतिपुर को लेकर? हम तो यही कहेंगे सब, आप क्या हाल चाल है, पहले पूछेंगे आपका हाल चाल क्या है। विभूतिपुर को बचा लीजिए नहीं बोलिएगा? ये तो जरूर बोलेंगे। अब क्या बचाएंगे वो? अच्छा, अब उनके पास समय बचाने के लिए नहीं है। नहीं, अब नहीं समय। लेकिन योजनाएं तो चुनाव के अंतिम दौर में बहुत सारी आती है। क्या योजना देंगे? हम तो पूछते हैं उनसे, तो हम नहीं पूछते हैं, लेकिन हम जनता से पूछते हैं कि आप उनसे पूछिए कि एगो कोनो बड़का काम जो विभूतिपुर में 5 साल में कौन किए है या करने का इनको इच्छा शक्ति है, एगो कोनो बड़का काम। तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास का जितना पैसा मिलेगा, खेल का मैदान, हम खेल का मैदान हर एक पंचायत में बनाएंगे। रामबालक सिंह को जेडीयू बैक करती है, तो क्या रामबालक सिंह बैक होंगे? तो 2 इंटर महाविद्यालय है, जैसे कल्याणपुर और हमारा सिंघिया में, नहीं सिंघिया जनता कॉलेज, इसको मैंने हम चाहेंगे कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यहाँ हो। और डीवी कैन में, और डीवी कैन कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही है। तो अगर हम एमएलए अगर स्वकुशल बन गए, तो हम पीजी की पढ़ाई मैंने निश्चित रूप से हम ला देंगे। तो जनता हमको टिकट दे दिया है तो हम जनता के टिकट पर लड़ेंगे। निर्दलीय जाएंगे? जनता के टिकट पर लड़ेंगे। निर्दलीय जाएंगे? निर्दलीय जनता जो, और जनता को लग रहा है कि हमसे गलती हुई, हम इसके लिए जनता से, हम अपने विभूतिपुर के अभिभावक, नौजवान दोस्त, माता बहनों से इस छोटी सी गलती के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए और इस छोटी सी गलती के चलते विभूतिपुर को तबाह होने से बचा लीजिए। इसलिए हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं और आपसे आग्रह भी करते हैं कि विभूतिपुर में फिर एक बार हमको मौका दीजिए, ताकि आपका डगर आसान हो सके और हम आपके कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करें। और जो विभूतिपुर चमकता विभूतिपुर था, वैसे विभूतिपुर को फिर से लाने का प्रयास करिए, ये हम आपसे उम्मीद भी। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर नवनीत और आप देख रहे हैं मिस्टर नवनीत शो। मुझे नहीं पता इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। यह वीडियो इस विभूतिपुर के इतिहास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, आप चेहरा से पहचान रहे होंगे, ये रामबालक सिंह है।
नाम में भी सिंह लगा हुआ है और इनकी छवि भी कुछ उसी प्रकार की है। लेकिन इस शेर की दहाड़ को कुछ लोगों ने साजिश के तहत रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, शेर की जवानी भले ही खत्म हो जाए, शेर को कितना भी घायल कर दिया जाए, शेर की दहाड़ कम नहीं होती है, वो शेर ही होता है। हम आज बात करेंगे विभूतिपुर के इतिहास के उस पन्ने के बारे में, जिस पन्ने को अगर आप पलटिएगा तो पिछले 10 साल के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो नाम है राम बालक सिंह का। राम बालक सिंह को बहुत टॉर्चर किया गया, इस हद तक टॉर्चर कर दिया गया कि लोगों को लगा राम बालक सिंह अब तो आएगा ही नहीं, अब तो हो गया, अब तो उसको हमने बदनाम कर दिया, अब तो फेस मिलाएगा ही नहीं। लेकिन वो शेर फिर से जंगल में आता है और जंगल में एक तूफान पैदा हो जाता है, और आज हम उसी तूफान से बात करने के लिए बैठे हुए हैं। राम बालक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड में। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप उचित समय में आप हमको मैंने रूबरू होने का मौका दिया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जौहरी ना हीरे को पहचान लेता है। हमने विभूतिपुर में देखा बहुत सारे लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सबकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। लोगों ने कहा कि राम बालक सिंह भी फिर से कुर्सी के लिए भाग रहे हैं। तो मेरे मन में एक उत्सुकता जगी कि राम बालक सिंह ने तो 10 साल कुर्सी पे बैठ लिया, कुर्सी का तो मजा राम बालक सिंह ने ले ही लिया है। 10 साल जो इंसान कुर्सी पे बैठ जाएगा वो थक भी जाता है यार, उसके कमर में दर्द भी हो जाता है कुर्सी पे बैठे बैठे। वो खड़ा होकर बहुत कुछ करना चाहता है। तो हमने सोचा कि राम बालक सिंह के विजन को जाना जाए, आखिर फिर से राम बालक सिंह फिर से फील्ड में क्यों, क्या इसके पीछे की कहानी? इतना कुछ होने के बाद भी राम बालक सिंह दोबारा इस फील्ड में क्यों घूम रहे हैं? क्या है विजन राम बालक सिंह का इस बार? बीते दिनों में विभूतिपुर में 2 दशकों से ज्यादा से कामरेड का राज रहा, और विभूतिपुर की मास जनता उनके क्रियाकलाप से, उनके झूठे मुकदमे से, उनके प्रशासनिक कुव्यवस्था से पूरे विभूतिपुर के लोग चरमरा चुका था। और एक राम बालक सिंह जैसे युवा की तलाश कर ही रहा था कि राम बालक सिंह लोजपा के रूप में विभूतिपुर में दस्तक दिया 2005 में। और विभूतिपुर की जनता उसे इतना आशीर्वाद दिया कि वह जीत के कगार पर पहुंच गया। लेकिन प्रशासनिक दबाव के चलते 2005 में मात्र सैकड़ों वोट से उसे मुंह की कहानी पड़ी। मतलब राम बालक सिंह शुरू से ही साजिश के शिकार रहे? बिल्कुल। आप जानते हैं कि 2005 में जब हमारा पहली बार चुनाव हुआ और उसमें पूरे समाचार पत्रों में, रेडियो के माध्यम से, टीवी में ये घोषणा हो गया कि विभूतिपुर में लोजपा प्रत्याशी राम बालक सिंह जीत गए, और जीतने के घंटों बाद फिर से खबर आती है कि मात्र 613 वोट से राम बालक सिंह हरा दिए गए। राम बालक सिंह हारे नहीं, हरा दिए। 613 वोट से राम बालक सिंह को हरा दिए गए। उसी समय विभूतिपुर की जनता ने फिर से मन बनाया कि आने वाले समय में हमको राम बालक सिंह की जरूरत है। और फिर 2010 में इतना आशीर्वाद जनता ने हमें दिया, जो हम 12-13 हजार वोट से हम जनता के आशीर्वाद से हम जीते। और 2010 से लगातार चुनाव के समय में ही हम लोगों से वादा किया था कि झूठा मुकदमा बंद करेंगे, और यह हत्या का जो मुकदमा सिलसिला जो विभूतिपुर में है उसको बंद करेंगे। छोटे बड़े जात का जो यहाँ जो गुब्बारा जो उठता है
और उसके बदौलत वह कॉमरेड जीतते हैं, तो इस खाई को हम बांट देंगे। और हमने 10 साल लगातार विधायक रहा और इस दूरी को बांटने में भी हम कामयाब रहे। विभूतिपुर के जनता, यहाँ के जितने भी हमारे सम्मानित अभिभावक हैं, नौजवान हैं, माता बहनें हैं, आज गवाह है कि रामबालक सिंह 10 साल एमएलए रहा और कोई झूठा मुकदमा नहीं हुआ। ब्लॉक, अंचल, थाना सब में लोग आम लोगों का आना जाना, सब लोगों का काम होता था। इस बात को तो आज अफसोस है विभूतिपुर के मतदाताओं को, यहाँ के अभिभावकों को। दर्द तो है। तो रामबालक सिंह 2005 में लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और उनको हरा दिया जाता है। आपके हिसाब से आपको हरा दिया जाता है, 600 कुछ वोटों से आप चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, इस वोट के मार्जिन से तो लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन 2005 के बाद कहीं ना कहीं जेडीयू की नजर आप पे पड़ चुकी थी कि विभूतिपुर में अगर जेडीयू को सीट मिलता है तो वो सीट फिर से रामबालक सिंह को ही मिलेगी। जब हम 2005 में लोजपा से चुनाव 613 वोट से जब हार गए, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने उस समय, और उनकी नजर विभूतिपुर पर मैंने इस बात के लिए भी था कि यहाँ के जो पूर्व विधायक जो आज नहीं है, कॉमरेड रामदेव वर्मा जी हुआ करते थे, जो करीब 25-26 साल विभूतिपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन उनके दल का जो माने क्रियाकलाप है, किसी को अपमान करना, हमें जो जानकारी है कि दलसिंह सराय में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हो रही थी और उसमें काला झंडा मार्क्सवादियों के द्वारा दिखाया गया था। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी मन बना लिया था कि विभूतिपुर में हम अपना कैंडिडेट देंगे, और 2005 से ही वो तलाश रहे थे। और 2010 में हमें अपने आदमी के साथ हमको सूचना दिए कि हम रामबालक जी से बात करना चाहते हैं। क्या बात, मुख्यमंत्री जी का फोन आया? रामबालक मुख्यमंत्री जी का फोन आता है और फिर हमारे आदरणीय विजय कुमार चौधरी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय महेश्वर हजारी जी, ये सभी लोगों ने हमको कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपको खोज रहे हैं, एक बार चलिए बात तो कर लीजिए। तो हम गए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बिहार के प्रति जो स्नेह था, गरीबों के प्रति जो स्नेह था, आज तो शिखर पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनके सामने उनसे वादा किए। यह सीट पहले बीजेपी का हुआ करता था, लेकिन ठाकुर तो बीजेपी से ही, हाँ बीजेपी हुआ करता था। तो हमने कहा कि माननीय, लेकिन जमानत जब्त हो गई थी। हाँ, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि अगर हमको चुनाव अगर आप लड़ाइएगा विभूतिपुर से, तो हम जदयू से लड़ेंगे, हम दूसरे पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया और कहा कि नहीं, आप, हम जानते हैं कि आप जनता दल यू से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम आपको जनता दल यू से ही चुनाव लड़ाएंगे। उस पर हमारी सहमति बनी और फिर विभूतिपुर में जितना भी लोजपा का जो संगठन था, उन तमाम संगठनों के साथ हम जदयू में विलय कर गए थे। उसके बाद हमारी उम्मीदवारी हुई और हम भारी वोट से विभूतिपुर में 2010 में हमको सफलता मिली। यहाँ के मतदाताओं के आशीर्वाद हमको मिला और हम विभूतिपुर से जीते। बिल्कुल। रामबालक सिंह 2010 में विभूतिपुर के विधायक बनते हैं, भारी मतों से चुनाव जीत के आते हैं। 2010 से 2015 तक का इनका जो कार्यकाल था, काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। उसी कार्यकाल के दम पे 2015 में यहाँ के मतदाताओं ने रामबालक सिंह को फिर से चुना और फिर से अपना विधायक बनाया। और 2015 से 2020 तक रामबालक सिंह एक बार फिर से विभूतिपुर के विधायक रहे। बस मोड़ यहाँ पे आता है रामबालक जी कि अगर आपने 2010 से 2015 तक अच्छा कार्य किया, उसके बेसिस पे, आपके छवि के बेसिस पे 2015 से 2020 तक आपको फिर से विधायक बनाएंगे। अब 2020 में जेडीयू फिर से आपको टिकट देती है, आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा क्या हुआ 2020 में जो रामबालक सिंह इतने ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे थे, उनको 2020 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी जेडीयू अलायंस में थी? कहां पे कमी रह गई थी उस साल? आप जानते हैं कि 2020 में विभूतिपुर ही नहीं,
पूरे बिहार में चिराग मॉडल चला था, जो भाजपा का एजेंट के रूप में जदयू को नीचा दिखाने के लिए, बिहार में जदयू को समाप्त करने के लिए चिराग मॉडल लाया गया था। आदरणीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। लेकिन उस समय चिराग पासवान जी पूरे बिहार में जदयू जहां जहां सीट चुनाव लड़ा, मैंने 102 सीट पर 101 सीट पर 101, हाँ, लगभग जदयू चुनाव लड़ा और उन तमाम सीटों पर एलजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा किया। और यह साजिश चिराग जी का नहीं था, ये साजिश बीजेपी का था कि जदयू को कमजोर करो, जदयू को मैंने इतना कमजोर कर दो जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कुर्सी छोड़ना पड़े। और इसी के चलते हम ही नहीं, पूरे बिहार में उस समय 2020 में 8 मंत्री हारे। 8 मंत्री हारे थे, 8 मंत्री हारे। तो उस समय की हालत यही रही और हमारा जदयू बहुत कमजोर हुआ। मात्र 43 सीट हम ही बिहार में हम जीत पाए। उसमें हम भी हार गए और उस हारने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें जिनको हम 2010 में हराए थे साजिश के तहत और बीजेपी के साजिश के तहत। आपका सीधा सीधा कहना है कि विभूतिपुर में रामबालक सिंह को बीजेपी जेडीयू की अलायंस रहते हुए रामबालक सिंह को बीजेपी का समर्थन नहीं मिला विभूतिपुर में। ये तो विजन था मैंने बीजेपी को कि जदयू को हराना है। तो बीजेपी के जितने बड़े छोटे नेता थे विभूतिपुर में वो तो हमारा समर्थन किए ही नहीं। जब हमारा गठबंधन के साथी अगर हमको धोखा देंगे तो हमें तो हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी समूल रूप से, ये तो बहुत बड़ा आरोप है रामबालक, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। विभूतिपुर के लिए ये सच्चाई है कि पूरे विभूतिपुर के छोटे बड़े जितने नेता थे चुनाव के में प्रचार प्रसार में हमारे साथ रहे। अच्छा। लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले उन लोगों ने मैंने तय कर लिया कि अगर हम जदयू को जब तक हराएंगे नहीं तब तक विभूतिपुर भाजपा का सीट बनेगा नहीं। ये भी साजिश था। सीट को जबरदस्ती बनाने के प्रयास के चलते मैंने जदयू को हराओ, तो उसी के तहत हम हारे। और हमारे पुराने जो माकपा के जो नेता थे, इसके फायदा तो हाँ दूसरे को ले हाँ। उनका तो हम कंकड़ पत्थर थे ही उनके नजर में। उनको हराना ही तो मैंने मुख्य रूप से उनको था कि हरा देना है, जिसमें हमारे गठबंधन के साथी भी काफी सहयोग किए और जिसी के लिए हम हारे नहीं। तो विभूतिपुर में जिस तरह लोगों का चुनाव से 2 दिन पहले तक जो विभूतिपुर के मैंने क्रांति साथी, नौजवान दोस्त, हमारे अभिभावक को जो भावना था, हमारे विचार, हमारे काम से इतना सहमत थे कि चुनाव से 2 दिन पहले लगता था कि फिर हम 20,000 वोट से इस बार हम जीतेंगे। लेकिन जब भाई भाई का दुश्मन हो जाता है तो आप तो जानते हैं कि जब राम और रावण का लड़ाई चल रहा था, विभीषण आ गए बीच में, तो विभीषण आ गए तो क्या दशा हुई। तो यही बात है। मतलब रामबालक सिंह का कहना है कि विभूतिपुर में 2020 का रामबालक चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि एक तरफ तो लोजपा ने प्रोपेगेंडा किया था पूरे देश में, दूसरा बीजेपी के जो कोर सपोर्टर थे, जो बीजेपी के यहाँ पे आम कार्यकर्ता थे, जेडीयू बीजेपी अलायंस में थी, फिर भी रामबालक सिंह को सपोर्ट नहीं मिला। एथिकल लेवल पे गलत हो जाता है कि आपकी पार्टी, आपके नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाए हुए हैं और आप अपने क्षेत्र में उसी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है उन्होंने जो भी सोचा होगा, तो इसका फायदा तो कोई और ले गया। इसका फायदा तो सीपीआई के एमएलए अजय कुमार तो बन गए। उसके बाद रामबालक सिंह चुनाव हार जाते हैं, रामबालक सिंह घर में बैठ जाते हैं। अफसोस इस बात का था कि अपनों ने खंजर मारा था, अपने ही अलायंस के लोगों ने समर्थन नहीं दिया।
उसके बाद रामबालक सिंह की जिंदगी में फिर से एक नया मोड़ आता है। अब रामबालक सिंह को एक बार तो चुनाव हराया गया, उसके बाद रामबालक सिंह को और ज्यादा टॉलरेट करने की कोशिश की गई और ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई। पुराने आपराधिक मुकदमे जो भी थे उनको खोल दिया गया, उनको और ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई। क्या रामबालक सिंह पूरे उस समय टूट गए थे या हिम्मत बची हुई थी? देखिए, जब हम 2020 में चुनाव हारे तो अपने नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे थे जदयू में। पार्टी ने आपको बड़ा पद दिया और जो हमारे विरोधी थे वो बार बार बहुत दिन से, जब हम 2005 में चुनाव लड़े ना, उसी समय से ये लोग का योजना था कि रामबालक सिंह को इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो कि ये खुद ये राजनीति छोड़ के भाग जाए। लेकिन विभूतिपुर के जनता को प्यार ने हम लाख दुख सहे, लाख झूठा मुकदमा को हम झेला, फिर भी विभूतिपुर की जनता का प्यार ने हमको फिर से चुनाव लड़ने के लिए हमको प्रेरित करते रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब हम चुनाव हार भी गए, उसके बाद भी पार्टी ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। बिहार प्रदेश जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ का हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और हमने पूरे बिहार में हर एक जिला में घूम घूम करके अपना संगठन को हमने मजबूत किया। लेकिन विरोधियों की जो चाल था उसमें हम फंस गए। चुनाव के 2 साल बाद गहरी साजिश, उन्हीं लोगों की साजिश जो सीपीएम और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता थे, जिनको बेचैनी है, जनता चाहे न चाहे हम विधानसभा जाएंगे ही, उनको इतना न बेचैन कर दिया कि अब उनको लगा कि फिर से रामबालक सिंह को अगर तुम क्षेत्र से नहीं हटाते हो तो फिर दूसरे को एमएलए बनना संभव नहीं। और उसके बाद हमको साजिश के तहत हम पर कई तरह के मुकदमा कराने का प्रयास किया और उस मुकदमा कराने में सफल भी हुए। और हम जनता के नजर में हम कैसे गिर जाएं, जनता हमको नापसंद कैसे कर दे, इसके लिए घिनौनी साजिश किया गया। और घिनौनी साजिश के बाद फिर हमको मर्डर केस में फंसा दिया गया। क्या रामबालक सिंह ने अपने हाथों से किसी का मर्डर किया था? ये विदित है और विभूतिपुर के लोग जानते हैं। और जिस घटना में हम अभियुक्त बने, वह घटना का मुद्दा ही बोलता है डीएसपी के सामने में कि जब जब रामबालक सिंह बिहार से बाहर चले जाते हैं तो हत्या होती है। नहीं, वो जो 2000 का रामबालक केस खोला गया, उसमें ये बोला गया कि शादी की रात थी और जिनके ऊपर अटैक किया गया, रामबालक सिंह बोलते हैं कि पकड़ो पकड़ो इसको, और वो भागता है और फिर उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। और आप जान लीजिए, हाँ, वो घटना जो है, उस घटना में तो हम दोनों भाई उस दिन थे ही नहीं। जिनके घर में शादी था उनकी दो बहन की शादी था और 2 बहन की शादी एक रात था और 2 जगह से बाराती आना था। और 2 जगह से बाराती आया, उस बाराती में झंझट होता है, मारपीट होता है और फायरिंग होता है। अच्छा। और उसी फायरिंग में गोली लगती है और गोली लगती नहीं है, मैंने गोली लगने का नाटक करके कहा जाता है कि उनकी जो आदमी अभियुक्त हमको बनाते हैं, जो मुद्दई है, उनको तो बच्चे में चारा कल में उनका हाथ चारू अंगुली कट गया। हाँ, कहते थे कि उनका गोली लग गई। हाँ। चारू अंगुली उनको चारा कल में कट गया बच्चे में, जो हमारे गांव के बच्चा लोग जानते हैं। मतलब वो जो आरोप लगा रामबालक सिंह के ऊपर
कि गोली चलाई गई और 4 उंगली में गोली लगती है और चारों उंगली छलनी हो जाता है, उनका वो उंगली बचपन में चाराकल में कट गया। चाराकल में कट गया था, जो हमारे गांव के सब लोग जानते हैं। और हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, खास करके विभूतिपुर के लोगों को हम कहना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। आज भी मेरा गांव शिवनाथपुर अवस्थित है और मेरे ग्रामीण हैं जिन्होंने कहा कि हमको गोली से उंगली काट दिया। तो आज वो एक गांव की लड़की के हत्या में जेल में वो बंद है। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर गोली लगी तो भाई अगर उतनी गोली किसी को लगती है एक ही टाइम पर तो कोर्ट तुरंत सजा दे देगी, कोर्ट सजा दे। और ये घटना है 2000 की और सजा मिलता है 2023 में 21 में, मतलब 21 साल के बाद उस गोली, क्योंकि गोली चलना आम बात है, अगर गोली चल आपको हम बता दें, आपको हम बता दें, ये घटना में हम लोग तो थे नहीं। घटना घटती है, बाराती में झंझट होता है और वह पहले से उंगली कटा हुआ है, फिर उसमें मान लीजिए कि अपने से जो जैसे भी हो उसमें मैंने करके हम दोनों भाई को फंसाया गया। और आप जान लीजिए कि जब हमारे दोनों भाई को फंसाया गया तो विदिन कल हो करके हम रोसड़ा में हमारे जो आरक्षी अधीक्षक थे, मैंने डीएसपी, उनके पास हम दोनों भाई एक बार जाते। अच्छा। और हम डीएसपी साहब को प्रणाम करते हैं तो डीएसपी साहब हमको कहते हैं कि मुखिया जी आपको कैसे हिम्मत हुआ कि रात में गोली चलाते हैं और सुबह में हमारे दरवाजे, हमारे डेरा पर आप आने का, हमारे कार्यालय पर आने का आप हिम्मत रखते हैं। हमने कहा कि डीएसपी साहब इसी के लिए हम दोनों भाई आए हैं, हमें फंसाया जा रहा है, जो हमको फंसाया गया है और हम आप हैं इस केस के सुपरविजन पदाधिकारी, हम आपके डेरा पर बैठते हैं और आप मेरे गांव जाइए। अगर एक व्यक्ति कह दे कि रामबालक सिंह, लाल बाबू सिंह अगर गोली मारा है तो आप अपने कार्यालय से हमको जेल भेज दीजिए। और डीएसपी साहब हमको कहते हैं कि रामबालक जी आप दोनों भाई बैठिए, अब मैं आपके गांव से होके आता हूं। और वो गए हमारे गांव शिवनाथपुर और डीएसपी साहब को सारा लोग घेर के कहा कि इस घटना में मुखिया जी यानी रामबालक सिंह और लाल बाबू सिंह नहीं है। और डीएसपी साहब जब लौट के कार्यालय पर जाते हैं तो हमारा दोनों भाई का नाम उस केस से निकाल देते हैं। वाह। और निकाल देते हैं और जब केस में नाम निकाल देते हैं तब हम घर आते हैं और हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। और फिर 2005 में जब हम चुनाव लड़ते हैं विधायक का, और जो विधायक में अगर हम जो बस मात्र 613 वोट से हराए जाते हैं, उसके बाद जो माकपा के पूर्व विधायक थे, आज नहीं है, आदरणीय कॉमरेड रामदेव वर्मा जी, तो उनको लगा कि अब हमारा कंपटीटर रामबालक सिंह हो गया, अब आने वाले समय में हमको चुनाव हरा सकता है। तब जा करके उन्होंने फिर 319 का एक कोर्ट में कानून है कि 319 पेटिशन के तहत माने मरा हुआ केस को भी जिंदा किया जा सकता है और फिर झूठा गवाही दे करके और उस केस को फिर से पुनर्जीवित किया जाता है। 21 में 2000 जब हम एमएलए बन जाते हैं। अच्छा, उस समय की बात है। उस समय और उसके बाद नहीं, केस को पुनर्जीवित कब किया गया दोबारा फिर से? 2008 में, मतलब 7 सालों के बाद 8 साल के बाद 2000 में आपका केस डीएसपी ने निकाल दिया और 2008 में हम दोनों भाई का नाम स्पष्ट रूप से निकाल दिया कि यह घटना में नहीं थी। लेकिन जब हम चुनाव एमएलए का लड़े और कम वोटों से ही जीत हार हुई, तब लगा कि ये आदमी हमारा पीछा कर सकता है, तो उस केस को फिर से पुनर्जीवित किया गया। मतलब ये कहते हैं ना, राजनीतिक चाल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए रामबालक सिंह को बार-बार फंसाया गया। इतने उलझी हुई जिंदगी में रामबालक सिंह परेशान रहे। हालांकि आज विभूतिपुर की जनता को सच्चाई पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। उसके बाद रामबालक सिंह के ऊपर फिर से दूसरी चाल चली जाती है। रामबालक सिंह का विभूतिपुर में एक वीडियो वायरल होता है, लड़की के साथ अश्लील वीडियो वायरल होता है। उसके बाद लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह का सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा विधायक तो ये है, एक विधायक की
छवि को ये शोभा नहीं देता है। क्या हुआ था उस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है रामबालक सिंह जी? पहले हम आपको बता दें कि हम पहले रेलवे में नौकरी करते थे। अच्छा, रेलवे में क्या बात है, रामबालक रेलवे में नौकरी भी करते थे? कब की बात है ये? 1985 में सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं? सरकारी क्या कर्मचारी बात है, ये तो पहली बार पता चल रहा है। रेल में हम ज्वाइन करते हैं 1985 को और 8 बरस तक हम नौकरी करते हैं। कौन से पोस्ट पर थे? रेल में हम गुड्स क्लर्क थे। क्या बात है, बहुत अच्छा पोस्ट है। और जब हम गांव आते हैं 1993 में तो मुखिया का उपचुनाव होता है। उपचुनाव होता है और हमको गांव के सभी लोग जाके कहते हैं कि रामबालक तुम मुखिया में खड़ा हो जाओ। तो हम बोले कि हम पढ़ते पढ़ते नौकरी में चले गए, हमको कौन पहचानता है जो हमको वोट देगा। कहा कि रे तुम खड़ा हो जाओ ना, तुम खड़ा हो जाओगे तो बुझो मुखिया बन गए। सारे गांव के लोग हमको मैंने खड़ा कर दिए और जिता दिए। और आपको एक बात हम बता दें, जबकि गुड्स गार्ड तो पोस्ट बहुत अच्छा था जी नवनीत जी, हम सब आपको सबसे पहले खुद मैंने बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। बताइए कि नौकरी से हम मुखिया में खड़ा हुए, रिजाइन कर दिए सर, और मुखिया बन जाने के बाद हम रेल से उसको रिजाइन किए। और 1993 से 2020 तक लगातार हम पद पर रहे। हाँ, लगातार रहे। मैंने 1993 से 2010 तक हम मुखिया रहे। 2010 से 20 तक हम एमएलए रहे। अच्छा, जब आप 2005 का चुनाव लड़े थे लोजपा के सीट, तब भी आप मुखिया थे। अच्छा, वाह। जब हम 2005 में चुनाव लड़े थे तो 2001 में हम मुखिया हो गए थे बैलेट वाला। मतलब आप मुखिया से डायरेक्ट विधायक बने हैं? डायरेक्ट विधायक बने। क्या बात है, ये बहुत ही रेयर है बिहार में कि कोई मुखिया और से डायरेक्ट विधायक बनता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जो जब 1993 में जीते, उसके बाद जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद हमको मिला जो हम लगातार मुखिया रहे। और मुखिया से फिर हम एमएलए बनते, और एमएलए में भी हम लगातार रहते। लेकिन 2020 में इतनी बड़ी साजिश हुई हमारे साथ, और जब हम हार गए तब तो लगा कि विभूतिपुर से ही इसको विदा कर दिया जाए। इसमें बड़े बड़े राजनीतिक दल। मुझे एक इस बीच में बात याद आ रही है कि जैसे अडानी के रथ को रोका गया था, विजय रथ को, रामबालक सिंह के विजय रथ जो कि 93 से चल रहा था, उसको 2020 में प्रोपेगेंडा के तहत रोक दिया गया। एक तो हो गई मर्डर वाले केस में आपको फंसाया गया, दूसरा हम लोग बात कर रहे थे ये वीडियो वाले केस पे। ये मामला क्या है? ये बिल्कुल साजिशतन ये हमारे छवि को धूमिल करने के लिए और जो राजनीति कर रहे हैं उनके रास्ते से हटाने के लिए। जो रामबालक सिंह को विभूतिपुर के राजनीति में जब तक है तब तक दूसरे का नंबर नहीं आएगा। इसलिए ये लोग पूरे माने ये कह कि साजिश करके पूरे धन बल का खर्च करके और हमको इस षड्यंत्र में हम फंस गए। लेकिन जब हम षड्यंत्र में फंस गए नवनीत जी, और जनता को लग रहा है कि हमसे गलती हुई, हम इसके लिए जनता से, हम अपने विभूतिपुर के अभिभावक नौजवान दोस्त माता बहनों से इस छोटी सी गलती के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए, और इस छोटी सी गलती के चलते विभूतिपुर को तबाह होने से बचा लीजिए। इसलिए हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं और आपसे आग्रह भी करते हैं कि विभूतिपुर में फिर एक बार हमको मौका दीजिए, ताकि आपका डगर आसान हो सके और हम आपके कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करें। और जो विभूतिपुर चमकता विभूतिपुर था, वैसे विभूतिपुर को फिर से लाने का प्रयास करिए, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो रामबालक सिंह को एक साजिश के तहत फंसाया गया, लेकिन रामबालक सिंह ये कह रहे हैं कि छोटी सी गलती हो, बड़ी गलती हो, गलती तो गलती होती है। और ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ रामबालक सिंह से हुई है। इस भारत देश की कुर्सी पे बड़े बड़े ऐसे पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं,
राम बालक सिंह ने छोटी सी गलती की थी यार, लोग बड़ी बड़ी गलती करके बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे हुए हैं ना, तो राम बालक सिंह का रिक्वेस्ट है कि आप उस छोटी सी गलती के लिए इनको माफ़ कीजिए और इनको एक बार फिर से मौका दीजिए। राम बालक सिंह जी, तो इतनी सारी बातें हो गई है। एक और बात है कि राम बालक सिंह इन सभी चीज़ों के बाद हमें लगता है कि मैडम जी का भी देहांत हो गया और काफ़ी राम बालक सिंह परेशान रहते थे, फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। फिर राम बालक सिंह की शादी हुई, लोगों ने इस बात का भी बहुत मजाक बनाया। शादी करना बुरी बात नहीं है, भारतीय समाज में शादी करते हैं लोग, शादी किसी भी उम्र में फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक अच्छा जीवन साथी मिलता है तो शायद इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी हिम्मत आती है। हमें लगता है कि राम बालक सिंह थोड़े टूटे हुए महसूस कर रहे थे, कमज़ोर हो चुके थे। क्या राम बालक सिंह ने इसीलिए जीवन साथी को चूज किया दोबारा, या कोई और बात है? आपको बता दें कि हमारी जो पत्नी थी, मैडम जो थी, उसको बड़ी बीमारी, कैंसर जैसा बहुत बड़ा बीमारी। अच्छा, कैंसर जैसा बीमारी? कैंसर जैसा बहुत बीमारी था और उसको बीमारी हुआ 2017 में। अच्छा। लेकिन लगातार हम मैंने 5 वर्षों तक उसका सेवा किए। वाह। जिस भाव से हम विभूतिपुर के जनता का सेवा किए, उसी तरह हम अपने पत्नी को भी 5 साल हमने सेवा किया। जो एक एक व्यक्ति जानता है कि राम बालक सिंह अपने पत्नी का भी सेवा किया, और उसके बाद भी उस बड़ी बीमारी से हम नहीं बचा पाए और हम पूरा परेशान हो गए थे। और हमारे परिवार में हमारी बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सखा संबंधी हैं, हमारे बहनोई हैं, बहन हैं, उन लोगों का पूरे दबाव हम पर पड़ा कि राम बालक जी आप एक जीवन साथी खोज लीजिए। इसलिए कि जब तक परिवार मजबूत नहीं रहेगा तो हम समाज की सेवा नहीं कर सकते। समाज के सेवा के लिए परिवार की जरूरत, माने परिवार आवश्यक है। तो इसलिए हम कोई ये नहीं है कि हम कोई हड़बड़ी में कोई ये किए, सब मैंने पूरे परिवार के सहमति से, समाज के सहमति से। और हम आपको बता दें नमनीत जी, जो हमारे शादी से सिर्फ दुखी हैं वही लोग जो साजिश करता है। अब तो साजिश हो नहीं पाएगा। जिनको लग रहा है कि साजिश का अब जगह खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। चाहे उनको ये लग रहा है कि कहीं पत्नियों का नहीं उम्मीदवार कहीं बना दें। अच्छा, ये भी चल रहा है। ये सब खौफ उनको है, इसलिए इसको इतना भयावह बना करके हमारे पार्टी में लिखा पढ़ी करना, समाज में झूठ साच का खेती लोगों को करना। लेकिन हमको महसूस हो रहा है कि विभूतिपुर की जनता सर्वमान्य है, हमको माफ कर दिया है। हमको पूरे सभी लोगों का आशीर्वाद, जब हम दूसरी शादी किए तो हमको लग रहा है कि हजारों में लोग हमको फोन करके हमको मैंने सुख समृद्धि की बिल्कुल बिल्कुल मैंने आशीर्वाद दिए। सब लोग, समाज के सभी लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, भावना उनकी जो हो। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि आज समाज में परिवार को रहना जरूरत है। समाज बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अकेले होते हैं तो शायद लोग आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं, आपके ऊपर अलग अलग बातें उछालते रहते हैं। लेकिन जब परिवार आ जाता है तो इंसान कंट्रोल में आ जाता है, इंसान भावना को समझता है और इंसान अपना जिंदगी अच्छे तरीके से चला पाता है। दूसरी बात राम बालक सिंह जी ये भी है कि अब आप क्षेत्र में जब आ ही गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, अब क्या क्या विज़न है? पिछले 4 साल से, लगभग 4 साल हो ही चुके हैं, 4 साल पूरा हो चुका, 5वां साल चल रहा है। यहाँ के प्रेजेंट विधायक अजय कुमार ने अब तक 4 साल में क्या क्या किया है? आप उसको 4 साल से कैसे जज कर रहे हैं कि क्या विकास में कोई कमी रह गई है या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान है? कैसे देख रहे हैं एक विधायक जो चुनाव लड़ने आया है फील्ड में, वो चीज़ को कैसे देखता है? देखिए, जब अजय कुमार जी 2020 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने
विभूतिपुर के मतदाताओं को इतना बड़ा सजबाग दिखाया, इतना बड़ा बड़ा इन्होंने प्रलोभन दिया, जिस प्रलोभन में विभूतिपुर की जनता फंस गई। उनका आने के साथ ये कहना था कि भ्रष्टाचारी को, मतलब भ्रष्टाचार को नहीं मिटाएंगे, भ्रष्टाचारी को मिटा दें। मतलब पदाधिकारी जो भ्रष्टाचारी हैं उनको मिटा देंगे। लोग बोला कि भाई कोई भगवान नया आ गया, अब तो यहाँ सब काम मान लीजिए कि फ्री में होगा। तो लोग कुछ आ गए, मान लें उनके मैंने क्या बोलते हैं, झांसे में आ गए। और आते ही विभूतिपुर को तो मैंने आज जो दुर्गति है, आप जान लीजिए कि प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, आंगनबाड़ी हो, या जो भी प्रशासन का जो जगह है, आज सीधे डायरेक्ट जनता कोई काम लेके आती है तो उसका नहीं होता है। विभूतिपुर के लोग जान गए। आज अगर जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना है, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है, तो बिचौलिए के माध्यम से ही मैंने जितना काम जो हो रहा है, या दाखिल खारिज हो रहा है, या मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है, या जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, या जिस भी तरह का अगर मैंने काम है ब्लॉक में, तो बिचौलिए के माध्यम से होता है, डायरेक्ट नहीं हो पाता है। डायरेक्ट काम होना बंद हो गया। ये बिचौलिया कौन है? ये बिचौलिया उन्हीं पार्टी के लोग हैं, पार्टी के जो नेता सब हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं। मतलब अधिकारी और जनता के बीच में बिचौलिया खड़ा है। बिचौलिया खड़ा है। डायरेक्ट जनता से पदाधिकारी की कोई बात नहीं, बात हुई भी तो सिर्फ बात हुई, काम नहीं हो सकता है। तो ये हालात पैदा है। विभूतिपुर के लोग पूरे परेशान हैं, और हम चाहते हैं कि विभूतिपुर के बेटा के होने के नाते, विभूतिपुर का सेवक होने के नाते, 10 साल हमने सेवा किया है, इसके नाते आज जनता को महसूस हो रहा है कि सबसे अच्छा विभूतिपुर में रामबालक सिंह थे। बिल्कुल, रामबालक सिंह टेंडर में रोड तो बहुत ज्यादा बना, मैंने देखा है, सड़कें बिल्कुल चकमकाई थी विभूतिपुर की। उसके बाद बन तो अभी भी रहा है, लेकिन वो स्पीड नहीं, सड़कें बनी, बिजली लगे, हर एक पंचायत में 10+2 तक की पढ़ाई हमने बहुत सारे स्कूल करवाई। पहले तो ITI पढ़ने के लिए लोग को नहीं, मैं भी जब DB केन कॉलेज में था तो DB केन कॉलेज पहले सिर्फ डिग्री तक होती थी पढ़ाई, वहाँ पे बैचलर डिग्री होती थी। लेकिन रामबालक सिंह विधायक थे और मेघन प्रसाद वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो हमारे चचा प्रिंसिपल। बीएड की हमने पढ़ाई स्टार्ट करवाई। ये बहुत बड़ी बात थी वहाँ के। हाँ, और समझ आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का विजन था कि हर एक बिहार में, हर एक जिले में हमको पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना है, मेडिकल कॉलेज बनाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है। तो उसी के तबका में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनाने का काम किया। और आप जानते हैं कि रामपुर जलालपुर में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था, जो 10 वर्षों से बंद था। और जब हम MLA बने तो 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के उस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का भी भवन बनवाया, फिर टीचर्स ट्रेनिंग मैंने फिर ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवाया। और सफलतापूर्वक हमने हर क्षेत्र में, आप जानते हैं बिजली के क्षेत्र में, हाँ, पहले 2010 से पहले बिजली का तो बहुत बुरा हाल था। जब हम 2010 में MLA बने थे तो 5 प्रखंड से बिजली विभूतिपुर आता था। आप भी हैं विभूतिपुर के, तब पता है, मुझे पता है बिजली का हाल। माथी में बिजली रोसड़ा से आता था, पटपाड़ा में बिजली वारिसनगर से आता था। आपको मैंने मुस्तफापुर में बिजली दलसिंह सराय से आता था। केराई में सब स्टेशन एक भी, केराई में बिजली धमुआ से आता था। ये कहते हैं दामोदरपुर में बिजली मैंने मंसूर चक से आता था। लेकिन जब हम MLA बने तो 2 सब स्टेशन बनाने का काम किया, बिजली सब स्टेशन, एक बमैया में और ये तो समर्था में। और आज इतना बिजली हमारे यहाँ तैयार हो रहा है, हम दूसरों को देते हैं, जो हम दूसरे प्रखंड को दे रहे हैं। तो इसी से समझ सकते हैं ये काम करने की दक्षता और क्षमता मैंने हमको था। तो 2020 में जब रामबालक सिंह विधायक बनते
तो क्या क्या विजन था उस समय कि और क्या क्या करना है, वो सारा काम रामबालक सिंह के हाथों से निकल गया, छूट गया। अगर 2020 में अगर हम एमएलए बन जाते तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी टहका में होता। खैर ये चीज तो अफसोस बन के रह गया। ये चीज तो जिले में बना लेकिन कहीं दूसरे जगह बना। एक और मुद्दा है ये अपना सिंघिया घाट का जो फाटक है, ये बहुत जाम होता है और हमने देखा है सिटिंग एमएलए को एक बार बोलते हुए इस चीज़ को लेके, हालांकि उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया विधानसभा में। रामबालक सिंह होते तो क्या करते? निश्चित रूप से अभी तक बन गया। ओवरब्रिज आप जानिए कि 10 साल के टेन्योर में हमने 72 किलोमीटर एसएच विभूतिपुर विधानसभा बनाया। 72 किलोमीटर एसएच। एक तो ये दलसिंह सराय से लेके दूसरा रोसड़ा वाला रूट है, ये है, ये रोड हो गया। अब फिर आप देखिए खोकसहा सिंघिया घाट, नहीं अब सिंघिया से देखिए आप बेगूसराय बॉर्डर डायरेक्ट, हाँ साकमोन होते खोकसहा से देखिए तारा चौक, ये सारे रोड चमक गई। फिर आप देखिए सुरौली से लेके दलसिंह सराय, आप देखिए दलसिंह सराय से मंसूर चकवाली हमारे क्षेत्र भर, फिर दलसिंह सराय से बिशनपुर हमारे क्षेत्र भर। बिल्कुल, सड़कें तो सारे चमकी है। एक और क्वेश्चन है रामानंद जी, देखिए जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो पंचायती राज के लीडर्स हैं, मुखिया हो गए, जिला परिषद हो गए, कहीं ना कहीं ये लोग भी बहुत करप्शन करते हैं ग्राउंड लेवल पे। क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस चीज़ को देखें कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हालांकि वो उनका अलग है, इनका अलग है, लेकिन करप्शन तो है ग्राउंड लेवल पे, उनको भी तो फंड मिलता है। कभी पानी टंकी भी लगा है, नल जल योजना था, उसमें बहुत सारा धांधली है, कहीं पे पानी आ रहा है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है। नाला निर्माण हुआ, कहीं पे नाला ही टूट गया, बनते ही टूट गया। लोगों को आज भी इंदिरा आवास या आवास लेने के लिए पैसे हम आपको बता दें कि लोकल जो जनप्रतिनिधि होता है उसको अपने माटी से जो प्रेम होता है वो बाहरी लोग को कदापि नहीं हो सकता। ठीक है। और ये तो हमारे समस्तीपुर जिले के लिए दुर्भाग्य है कि आज हमारे सभी सांसद बाहर के हैं, सब बाहर के हैं, हमारे 5-6 विधायक बाहर के। आप समझ सकते हैं उनको कितना प्रेम होगा अपनी माटी, अपना बेटा जो लोग कहता है। अरे हम कहीं से आएंगे, हार के आवे या जीत के आवे, हमारा सिंघिया घर है तो हम सिंघिया आवे करेंगे। लेकिन जो जनप्रतिनिधि बाहर के हैं, कल चुनाव हार जाए परसों से हम नजर नहीं आएंगे, फिर जब चुनाव आएगा तो फिर नजर आएंगे, तो फिर नजर आएंगे। और आज तो हमारे जो विधायक हैं वही नजर नहीं आते हैं, पहले या बाद क्या। आपसे कोई मुलाकात उनकी हुई है? हमसे नहीं मुलाकात हुई व्यक्तिगत तौर पे। एक आध बार मैंने शादी समारोह और जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है उसमें भोज खाने में भेंट हुई। वहाँ पे कभी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई? नहीं, राजनीतिक चर्चा चलाना हम मुनासिब नहीं समझे। अच्छा। काहे कि किसी के कार्यक्रम में वो आते हैं तो कहीं भेंट हो गई तो प्रणाम पाती तक जरूर हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपकी अजय कुमार से मुलाकात अब कभी हो जाए चुनाव से पहले, उन्हें क्या बोलिएगा आप? अभी तो वर्तमान विधायक हैं, हमसे बड़े हैं, तो हम तो सबसे पहले उनको प्रणाम करेंगे। और बोलिएगा क्या? अब बोलेंगे क्या, वो जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब देंगे। आपका सवाल क्या होगा विभूतिपुर को लेकर? हम तो यही कहेंगे सब आप क्या हाल चाल है, पहले पूछेंगे आपका हाल चाल क्या है। विभूतिपुर को बचा लीजिए नहीं बोलिएगा? ये तो जरूर बोलेंगे। अब क्या बचाएंगे? अच्छा, अब उनके पास समय बचाने के लिए नहीं है। नहीं, अब नहीं समय। लेकिन योजनाएं तो चुनाव के अंतिम दौर में बहुत सारी आती है। क्या योजना देंगे? हम तो पूछते हैं उनसे, तो हम नहीं पूछते हैं, लेकिन हम जनता से पूछते हैं कि आप उनसे पूछिए कि एगो कोनो बड़का काम जो विभूतिपुर में 5 साल में कौन ही किए है या करने का इनको इच्छा शक्ति है, एगो कोनो बड़का काम जो काम लॉन्ग टर्म तक पहचान बना के रखे। नहीं, कम से कम 20 करोड़ 25 करोड़ का काम होता है ना। कोई कॉलेज, कुछ हो, कोई बड़ा पुल, हाँ, रोडे कोई 50 करोड़ का 25 करोड़ अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है कि 10 करोड़ से कोई बड़ा काम कहीं किए हैं, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जनता से पूछते हैं, बड़ा काम का मतलब एमएलए रहेगा, तो मुखिया हुआ जो 500 फीट, नहीं, मुखिया वाला काम विधायक कर रहे हैं, ये कहीं 300 फीट, कहीं 500 फीट, कहीं 800 फीट वो पीसीसी कर रहे हैं। वो तो उसके लिए तो मैंने बिहार सरकार मुखिया को उतना अधिकार दिया है कि छोटा मोटा रोड, नली, गली,
मैंने मनरेगा, पीसीसी, फेवर ब्लॉक, ये सब तो मुखिया को लगाने का काम है ना। काम है, हाँ वो सब तो उसी के फंड में आ वो जाता काम है। विधायक जी कर रहे हैं, सांसद जी कर रहे हैं। एक सवाल और है रामबालक जी कि आप एजुकेशन के फील्ड में 10 साल में बहुत काम किए। आप रेलवे कर्मचारी थे, एक पढ़े लिखे सरकार के अंदर काम करने वाले लोग थे, क्या वहाँ से इंस्पायर थे कि एजुकेशन में इतना फील्ड में काम करना है, कॉलेज बना देना है, +2 की पढ़ाई स्टार्ट करवा देना है, बीएड की पढ़ाई स्टार्ट करवा देना है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोल देना है, आईटीआई कॉलेज खोल देना है? ये एजुकेशन में इतना कहाँ से आपके दिमाग में आया कि एजुकेशनली काम करना है? क्या विभूतिपुर शिक्षा व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी? बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। अब समझ लीजिए कि हमारा 35 पंचायत विभूतिपुर विधानसभा है, उसमें मात्र 9 पंचायत में ही हाई स्कूल था। मात्र 9 पंचायत में हाई स्कूल था। हाई स्कूल था। हाई स्कूल ऐसे 11 गो था, लेकिन था 9 गो पंचायत में, किसी में 2 था। और जब हम एमएलए बने तो हमारा प्रयास था कि हर एक और मुख्यमंत्री जी का भी विजन था, एजुकेशन ये था कि मुख्यमंत्री जी का भी विजन था कि हर एक पंचायत में हाई स्कूल बने। फिर उसके बाद इनको हुआ कि भैया हाई स्कूल पढ़ेगा तो फिर इंटर कहाँ जाके पढ़ेगा। तो इंटर तक की पढ़ाई हो हर एक पंचायत में, उसमें हम आगे बढ़ चढ़ के मुख्यमंत्री जी से मिल के, माननीय उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री से मिल करके हम 35 पंचायत में 10+2 विद्यालय, और जब 10+2 विद्यालय कराने में जब हम सक्षम हो गए तो हमको लगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना चाहिए, हमको लगा कि बीएड कॉलेज बनना चाहिए, हमको लगा कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो बंद है वो बनना चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम सभी चीजों में सफलता पाए। इतना ही नहीं, आप देख लीजिए कि बूढ़ी गंडक पर हम 4 गो मैंने बूढ़ी गंडक पर पुल बनाने का, सिर्फ आपको 2 पुल था, एक सिंगिया में और एक नरहन में। नरहन में आप जान रहे हैं कि एक्सीडेंट के कारण वो भी पुल ध्वस्त हो गया। तो 4 पुल की आवश्यकता था तो हमने बनाया। 5वां पुल का भी आवश्यकता था पतेलिया में, जहाँ दिव्य धाम है, उसके लिए सारा प्रक्रिया हम आगे बढ़ा दिए थे। अगर एमएलए 2020 में अगर हम बन जाते तो वो भी पुल बन करके आज तैयार हो जाता। तो ऐसा विजन ही नहीं है, जिनको काम करने की इच्छा शक्ति होता है। देखिए, काम आप जितना करने की इच्छा शक्ति होगा उतना आप काम कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा शक्ति काम करने का नहीं है तो नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते हैं। अब अगर रामबालक सिंह विधायक बनते हैं, विभूतिपुर की जनता रामबालक सिंह को आशीर्वाद देती है, तो रामबालक सिंह अब क्या क्या करेंगे? अभी भी हमारे विभूतिपुर क्षेत्र में सड़कें बहुत हमारे पीरियड में बना, टूट सी गई है बहुत सारी सड़कें। सड़कें टूट गई हैं, और बहुत सड़कें ऐसी है जो चौड़ीकरण होने की जरूरत है। बहुत सारे सड़कें जाम लग जाती है बहुत सड़कों पे। जाम इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आज गाड़ी और ये छोटा छोटा जो बैटरी वाला रिक्शा है, फिर ट्रैक्टर है, फिर लोको मैंने मारुति है, स्कॉर्पियो है, मैंने सब तरह का गाड़ी इतना ज्यादा गांव में भी हुआ है, जो गांव की सड़कें को भी चौड़ीकरण होने की बहुत जरूरत है। अब यह सिर्फ मेन रोड बन गया उससे काम नहीं चल रहा है। सभी गांव में जितना भी गांव है उसका एक मेन सड़क निश्चित रूप से चौड़ीकरण, तो आपको गांव के सड़कों को भी हाईटेक करना है, हाईटेक करने की जरूरत है। दूसरी बात है, जिस तरह सिंगिया में फील्ड बना, हाँ ये क्वेश्चन मेरा भी था। स्पोर्ट्स जो है हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, हमारा विजन था जो 2020 में अगर हम एमएलए बनेंगे तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास का जितना पैसा मिलेगा, खेल का मैदान, हम खेल के मैदान हर एक पंचायत में बनाएंगे। हर एक पंचायत में आज मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हर एक हाई स्कूल के, आज भी कह रहे हैं कि हर एक गांव में फील्ड बनाओ, लेकिन कौन बनाएगा? बनाने के लिए देखिए, यही बात हम कर रहे थे कि जो काम मुखिया को करना चाहिए वो हमारे विधायक जी कर रहे हैं। अरे इनको तो ऐसा नया काम कुछ करना चाहिए। अभी इनके पास पावर है, अंचलाधिकारी इनके जेबी में है, प्रखंड विकास पदाधिकारी इनके जेबी में है, आगे पीछे चलता है। तो हर एक पंचायत में जो सरकारी 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है, उसको एक्वायर करके, उसको बाउंड्री करके एक खेल का मैदान ये बना सकते थे। जो क्रिएटिव काम है, जो पंचायत में नया काम है। अब जैसे सिंगिया में फील्ड बन गया,
नरहन में फील्ड पहले ही से है, सिंघिया तो सिंघिया में फील्ड था, तो सिंघिया में कैसा फील्ड था सो आप देख चुके हैं। बिल्कुल भी याद है। नहीं, बाउंड्री बॉल हो गया शुरू का, बाउंड्री बॉल हो गया, मेरे ही पीरियड में नरहन में आपको बाउंड्री बॉल करा दिए। और जगह है बहुत सारा। नरहन वाला बाउंड्री बॉल भी राम बालक सिंह ने करवाया, हमारे पीरियड में बना। क्या बात। तो हमारा कहना है कि और फील्ड है, तरुणिया फील्ड है, तो उसमें दौड़ने के लिए बना है। अरे उसको तो नापी करा कर, बाउंड्री करवा दो, नापी करा के उसको बाउंड्री करा करके, और तब वह खेल के मैदान में विकसित करना चाहिए। अब हमको लग रहा है एक ट्रैक बना है वहाँ, ट्रैक एक बना है, लेकिन अब देखिए ट्रैक बना तो ठीक है, ट्रैक बना, वो हम ये नहीं करें कि खराब काम बनाए, हुआ। लेकिन बाउंड्री करा करके ट्रैक बना करके सुसज्जित उसको करने की जरूरत था। क्या पता आपकी आवाज सुनेंगे अब कहीं हो जाए चुनाव से पहले, बना दे तो अच्छी बात है। तो मेरे आवाज से अगर वो नहीं, मुझे मेरे आवाज से अगर वो सेंट्रल स्कूल विभूतिपुर में खेल देते, वो बड़ा काम हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में और क्या लगता है विभूतिपुर में, और ऐसा कौन सा चीज है जो बचा हुआ है आपके नजरों से? टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आपने खोल दिया, आपने बीएड की पढ़ाई स्टार्ट करवा दी, आपने बहुत सारे स्कूल को +2 में कन्वर्ट कर दिया, और क्या बचा हुआ है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कम जो 2 इंटर महाविद्यालय है, जैसे कल्याणपुर और हमारा सिंघिया में, नहीं सिंघिया जनता कॉलेज, इसको मैंने हम चाहेंगे कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यहाँ हो। और डीवी कैन में, और डीवी कैन कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही है। हाँ। तो अगर हम एमएलए अगर स्वकुशल बन गए, तो हम पीजी की पढ़ाई मैंने निश्चित रूप से हम ला देंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। पीजी विभूतिपुर में होगी, विभूतिपुर में होगी। अब समस्तीपुर नहीं जाना होगा, अब समस्तीपुर जाना, अब समझिए, याद पड़िए ना। हाँ। एक पॉलिटेक्निक के पढ़ाई के लिए लोग दरभंगा हाया घाट जाता था, इसके लिए वीसी से बेगूसराय जाता था, मुजफ्फरपुर जाता था ITI पढ़ने के लिए। और आज हमारे विभूतिपुर में दर्जन भर ITI कॉलेज है, जिसमें 2 तो शिवनाथपुर में। अब आप मैदान में तो आ चुके हैं, अगर आप मैदान में आ गए हैं तो अब विभूतिपुर की जनता यह भी जानना चाहती है कि रामबालक सिंह का जो आगे का विजन होगा, आगे की जो जर्नी होगी, वो किसी पार्टी के साथ होगी या रामबालक सिंह निर्दलीय जाएंगे, या अगर रामबालक सिंह को जेडीयू बैक करती है तो क्या रामबालक सिंह बैक होंगे? देखिए, जेडीयू में हम 10 साल एमएलए रहे हैं, तो उस दल के प्रति हमको उतना ही स्नेह और प्यार है। पार्टी, हमको लग रहा है कि अकारण हमको पार्टी से निकाला, वही साजिश। अब साजिश भी तो, अभी तो कोई साजिश भी नहीं नजर आ रहा है। पार्टी ने आपका हिस्ट्री देखा होगा, ये तो विधायक अब तो धूमिल हो चुका है इसकी छवि। नहीं, तो हमारी छवि धूमिल हुई 2 बरस पहले, पार्टी ने अब निकाला। अब पार्टी निकालता है 2024 में। तो ये धूमिल का कोई बात नहीं है, खैर इस पर हमको बहस नहीं करना है। हमको ये कहना है कि अगर पार्टी अगर हमको फिर से बुलाएगी जाएंगे, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। पार्टी नहीं बुलाएगी तो जनता हमको टिकट दे दिया है, तो हम जनता के टिकट पर लड़ेंगे। निर्दलीय जाएंगे, जनता के टिकट पर लड़ेंगे। निर्दलीय जाएंगे, निर्दलीय जनता जो, जैसे आप समझिए, पहले जनता हमको टिकट दे दिया कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको वोट देंगे। फिर जब समय आएगा तो हम जनता से परामर्श करेंगे कि भाई अब हम क्या करें। अगर रामबालक सिंह के जन समर्थन को देखते हुए अगर कोई और पार्टी रामबालक सिंह को टिकट देती है तो रामबालक सिंह क्या करेंगे? तो हम जनता से राय करके जाएंगे वहां। जनता से फिर भी पूछेंगे? जनता से जरूर पूछेंगे। अब सारा फैसला जनता करेगी, जनता फैसला करेगी। रामबालक सिंह का फैसला विभूतिपुर की जनता करेगी, वहां की मतदाता करेंगे, जनता करेंगे। अब हमारा फैसला हमारे हाथ में नहीं है। अब विभूतिपुर के मतदाताओं पर, हम अभिभावकों पर अपना फैसला नौजवानों पर छोड़ दिया है, जो फैसला करेगी। लेकिन 2025 का चुनाव हम लड़ेंगे अवश्य, किसी भी कीमत पे लड़ना है, किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना है। इसलिए कि जनता ने फैसला कर लिया है, तो रामबालक सिंह को तो फैसला करना ही पड़ेगा। आपकी इस हिम्मत को देख के फिर से कोई साजिश करेगा तो क्या कीजिएगा? पहचान लीजिएगा साजिशकर्ता को या फिर से फंस जाइएगा? हम संस्कृत में पढ़े थे, अच्छा, आने वाले विपत्ति पर विचार करना चाहिए। नहीं, अब तो पहचान लिया होगा ना साजिशकर्ता कौन कौन है हमारे दुश्मन और छिपे हुए हैं। संस्कृत में है कि आने वाले विपत्ति पर विचार करना चाहिए और आए हुए विपत्ति का सामना करना चाहिए। अपने आने वाले पे विचार कर लिया?
आने वाले पर विचार कर रहे हैं अभी। आने वाले पर तो हम सामना करिए लेंगे, इसलिए कि जनता विभूतिपुर के हमारे साथ है। जब जनता हमारे साथ है तो हम कैसरों विपत्ति झेल लेंगे। और आज जनता का मनोबल ही हमको इतना मनोबल बढ़ा दिया है कि इतना परेशानी के बावजूद भी हम विभूतिपुर में चुनाव लड़ने के लिए कूद चुके हैं। इस हिम्मत को तो सलाम करना पड़ेगा। इतना टॉर्चर, उसके बाद भी हिम्मत बरकरार है। अरे किसी और के साथ इतना टॉर्चर होता तो वो जनता को फेस ही नहीं कर पाता, सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन रामबालक सिंह जनता का सामना कर रहा है बैठ के यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा इस बात को। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? हमको तो उम्मीद है कि 65% से 70% तक जनता चाहती है। 35% कौन सा बचा हुआ है? 35% में जो बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे चुनावी मैदान में उतरने की मनसा पाले हुए हैं, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो वो भी 35% में तो वो आएंगे ही ना। वो धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे रामबालक सिंह के साथ। 65% तो जनता जो है, जो मतदाता है, वो कहता है रामबालक सिंह चाहिए। अब 35% में बहुत दल है, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का विचार है। अब तक कितनी सभाएं हो चुकी है? अभी तक हम करीब ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक 20 सभा किए हैं। रोज सभा हो रहा है? रोज सभा रहा है, कल भी हुआ है। रोज सभा करते हैं, जहां नहीं जाते हैं वहां से बुलाहट आ रहा है कि अब हमारे गांव में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कितनों की नींद हराम की है रामबालक सिंह ने अपनी सभा से? अब कितने लोगों की नींद हराम हुई इसका तो लिस्ट हमको नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि परेशानी में है लोग। लोगों का सर दर्द हो रहा है? लोगों में परेशानी है। लोगों के सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है? नहीं सर, अभी पेट में दर्द नहीं हुआ, अभी सर में दर्द हो, पेट में भी दर्द करवाएंगे? हाँ, पेट में दर्द तो जनता करेगी ना। तो अभी रामबालक सिंह का सिंबल जनता, चुनाव चिन्ह जनता, सब कुछ जनता। मैंने चुनाव चिन्ह भी जनता, झंडा भी जनता, रामबालक सिंह खुद जनता, रामबालक सिंह भी जनता। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से रामबालक सिंह अपने विजन के साथ विभूतिपुर के मैदान में फिर से आ चुके हैं। और देखने वाली बात होगी कि इस मैदान में रामबालक सिंह कब तक टिकते हैं। लेकिन उम्मीद है, इस हिम्मत को देख के लग रहा है कि रामबालक सिंह हार मानने वाले नहीं हैं। ये अपने जनता से अगर पैर पकड़ के माफी भी मांगना होगा तो मांगेंगे, लेकिन वो रामबालक सिंह वो माफी खुद के लिए नहीं मांगेंगे। रामबालक सिंह वो माफी विभूतिपुर को बचाने के लिए मांगेंगे। शायद रामबालक सिंह को ऐसा लग रहा है कि हमारा विभूतिपुर धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, विभूतिपुर का विकास बिल्कुल थम सा गया है। इस विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जनता को रामबालक सिंह को फिर से चुनना चाहिए, ऐसा रामबालक सिंह का कहना है। तो रामबालक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हर एक सवाल का बहुत तरीके से जवाब देने के लिए। और शायद लग रहा है कि इस बार ये बदलाव जिधर भी जाए, इस बदलाव का रुख जिधर भी हो, लेकिन रामबालक सिंह का जज्बा कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। इतना समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और हम विभूतिपुर के जनता से हम चाहते हैं उनका भी भावना को कदर करते हुए, अगर कुछ बोलने में हमसे आज के इंटरव्यू में जो गलती अगर हमसे हो गया, ये इंटरव्यू है ही नहीं, ये जनता से डायरेक्ट बात हो रहा है आपका। हाँ, तो तब भी हम अपने मतदाता मालिकों से हम नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद चाहते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। और आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि रामबालक सिंह की जो भी विज़न है, जो भी मैनिफेस्टो है, वो सब तक पहुँचे। और आज जो रामबालक सिंह के दिल से आवाज़ निकले, शायद ये आवाज़ पहली बार निकली है। आज तक शायद आप लोग इनके प्रति गलत छवि बना के घूम रहे होंगे, गलत सोच रहे होंगे, लेकिन आज शायद ये वीडियो आपके सोच को बदलने वाला है। और आज एक विधायक, एक फॉर्मर MLA आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, गिव मी वन चांस प्लीज़। थैंक यू वेरी मच माय डियर ऑडियंस। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।